अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके कैटाबॉलिज्म और उनकी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो प्यूरीन थी उनके डिनोवो और सेल्वेज पाथवे के थ्रू सिंथेसिस पढ़ी थी जो प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे। इसमें मैं सबसे पहले जो हम डाइटरी प्यूरीन्स लेते हैं और डाइटरी पिरिमिडीन्स लेते हैं उनकी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन बताता हूँ। तो होता क्या है, आपने कोई भी मीट या कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट लिया, उसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होंगी, वो आपने इंजेस्ट की, माउथ के अंदर आई, फिर वो नीचे एसोफेगस के थ्रू गई स्टमक में। स्टमक के अंदर क्योंकि विनो एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ पे HCl होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीएच लो होगा, जिसकी वजह से लो पीएच, फिर डीनेचर डीएनए एंड आरएनए, फिर वो आगे जाएंगी डुओडेनम में। एंड डुओडेनम में आपके विनो पैंक्रियाटिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि पैंक्रियास सिक्रीट कर रहा होता है। होता क्या है, वहाँ पे जो डीनेचर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं अपने पैंक्रियास से कुछ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियसिस और राइबोन्यूक्लियसिस प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियसिस क्या करते हैं, ये डीनेचर न्यूक्लिक एसिड्स जो थे उनको कन्वर्ट कर देते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स में। फिर होता क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स पे एक और पैंक्रियाटिक एंजाइम ऐड करता है जिसका नाम होता है पैंक्रियाटिक फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। ये क्या करता है, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर देता है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में। अब क्या होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनकी म्यूकोजल सरफेस होती है वहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइडेसिस एंजाइम्स होते हैं, वो क्या कराते हैं, इनमें से मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में से फॉस्फेट की ग्रुप को रिमूव कर देते हैं। वी नो के न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट की ग्रुप अटैच हुई होती है, साथ में उसमें राइबोस शुगर या डिऑक्सी राइबोस शुगर होती है और नाइट्रोजन बेस होती है। जब हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। जो कि यहाँ पे हो रहा है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेसिस एंजाइम ने ऐड किया, जिसकी वजह से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप निकल गई और न्यूक्लियोसाइड बच गया। अब होगा ये सारा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। होगा क्या, जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो थ्रू सोडियम डिपेंडेंट कैरियर प्रोटीन्स आपके न्यूक्लियोसाइड्स अंदर एंटर हो जाएंगे, एंटेरोसाइड्स के, और अंदर जाके एक और एंजाइम होगा जिसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइडेस। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स को अपनी उन बेसिस में जो कि प्यूरीन या पिरिमिडीन की बेसिस होंगी और जो राइबोस या डीऑक्सी राइबोस शुगर है उसमें कन्वर्ट कर देगा। अब होगा क्या, जो डीऑक्सी या जो भी राइबोस शुगर्स हैं और जो पिरिमिडीन बेसिस हैं वो तो वापस सर्कुलेशन में चली जाएंगी, अपने मेटाबॉलिज्म जो भी उनका पाथवेज होगा उसमें चली जाएंगी। जो डाइटरी प्यूरीन बेसिस होती हैं उनकी खास बात यह कि वो किसी भी आगे फर्दर मेटाबॉलिज्म में नहीं जाती क्योंकि वो ऑलरेडी लिवर के अंदर डिनोवो सिंथेसाइज हो रही होती हैं, या जो लिवर के अंदर भी डिग्रेड होती हैं वो फिर पेरिफेरल टिश्यूज में जाके थ्रू सेल्वेज पाथवे वो प्यूरीन बेसिस सिंथेसाइज हो जाती है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। तो होता क्या, जो डाइटरी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो डाइटरी प्यूरीन्स होती हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, वो अपने कैटाबॉलिज्म के थ्रू जिसमें वो कन्वर्ट होती हैं यूरिक एसिड में, जो कि एंड प्रोडक्ट है इनकी डिग्रेडेशन का। फिर यूरिक एसिड आपका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये प्यूरीन बेसिस यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती कैसे, ये पूरा जो ये स्टेप था ये था डाइजेशन और उनकी एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है सोडियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स। अब इन प्यूरीन बेसिस की, क्योंकि हम यहाँ पे प्यूरीन बेसिस की बात कर रहे हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कैसे होती हैं, वो ऐसे होती हैं इन स्टेप्स के थ्रू। होता क्या है, आपके लिवर और हार्ट में सबसे पहले हम एडेनिन की बात करेंगे क्योंकि प्यूरीन में वी नो देयर इज एडेनिन एंड ग्वानिन जो प्यूरीन बेसिस हैं। तो जो लिवर और हार्ट के अंदर होता क्या है, जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है उस पे प्यूरीन 5 न्यूक्लियोटाइडेस एक एंजाइम ऐड करेगा जो कि कन्वर्ट कर देगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एडिनोसिन में, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का एक और नाम एडिनाइलेट है। फिर क्या होगा, एडिनोसिन पे एक एंजाइम ऐड करेगा जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमाइनेस। डीएमाइनेस यानी अमोनिया ग्रुप रिमूव हो जाएगी, जिससे होगा कि एडिनोसिन कन्वर्ट हो जाएगा आइनोसिन में। अब आइनोसिन पे एक और एंजाइम ऐड करेगा जिसका नाम है प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस। जब ये एंजाइम ऐड करेगा तो होगा क्या, आइनोसिन एक तो राइबोस 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोस 1 फॉस्फेट अपने फर्दर जो भी इसके मेटाबॉलिक पाथवे से वहां चली जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइपोजेंथीन में। हाइपोजेंथीन क्या करेगा, इस पे 2 दफा जेंथीन ऑक्सीडेस ऐड करेगा। जेंथीन ऑक्सीडेस पहली दफा हाइपोजेंथीन पे ऐड करेगा तो बना देगा जेंथीन, फिर जेंथीन पे जेंथीन ऑक्सीडेस फिर से क्या कहते हैं ऐड करेगा और वो बना देगा यूरिक एसिड जो कि है मेन डिग्रेडेड जो मेन फाइनल प्रोडक्ट है कैटाबॉलिज्म का, और फिर ये थ्रू के कहते हैं यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये सारा जो प्रोसेस है ये हो रहा होता है लिवर में और क्या कहते हैं हार्ट में। स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, स्केलेटल मसल्स में ये वाला होता है कि इसमें जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है जिसको हम एडेनाइलेट भी कहते हैं वो डायरेक्टली थ्रू इट्स डीएमाइनेस कन्वर्ट हो जाती है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट पे। फिर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट पे प्यूरीन 5 न्यूक्लियोटाइडेस एंजाइम ऐड करता है जो कि कन्वर्ट करता है आइनोसिन को, और फिर वापस वही स्टेप्स फिर से रिपीट होते हैं जो पहले हो रहे थे कि आइनोसिन हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हुआ थ्रू एंजाइम पीएनपी जो है प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस, जिसमें एक राइबोस 1 फॉस्फेट निकलेगी और एक हाइपोजेंथीन। हाइपोजेंथीन में जेंथीन ऑक्सीडेस ऐड करेगा जिससे बन जाएगा जेंथीन, जेंथीन पे फिर से जेंथीन ऑक्सीडेस ऐड करेगा जिससे बन जाएगा यूरिक एसिड। ये था एडेनिन का पार्ट जो इसकी डिग्रेडेशन थी। ग्वानिन और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में क्या होता है कि लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास के टिश्यूज में होता है ये जो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है उस पर एंजाइम ऐड करेगा प्यूरीन 5 न्यूक्लियोटाइडेस जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा ग्वानोसिन में।
फिर गुआनोसिन पे पीएनपी एंजाइम ऐड करेगा जो कि प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, ये क्या करेगा, ये अगेन राइबोस 1 फॉस्फेट प्रोड्यूस करेगा और ग्वानिन प्रोड्यूस करेगा। ग्वानिन पे फिर यहाँ पे उन्होंने ग्वानेस लिखा है, बेसिकली ग्वानिन पे ग्वानिन डीएमाइनेस एंजाइम ऐड करेगा जो कि अमोनिया ग्रुप को रिमूव करेगा, जिससे कन्वर्ट हो जाएगी ज़ैंथीन में। ज़ैंथीन फिर अगेन विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज कन्वर्ट हो जाएगा यूरिक एसिड में, देन यूरिक एसिड आपका वापस एक्सक्रीट आउट हो जाएगी यूरिन में। ये था जीएमपी का। और लिवर में एक और जो स्पेसिफिक होता है जिन्होंने यहाँ पे दिखाए नहीं है, एक स्टेप लिवर में स्पेसिफिकली होता है, जो गुआनोसिन है, गुआनोसिन पे गुआनोसिन डीएमाइनेस ऐड करता है जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है ज़ैंथोसिन में। फिर ज़ैंथोसिन पे पीएनपी प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज ऐड करता है जिससे ज़ैंथोसिन कन्वर्ट हो जाता है ज़ैंथीन में, और ज़ैंथीन आगे फिर विनोस पे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ऐड करेगा एंड देन वो यूरिक एसिड में बदल के फिर थ्रू यूरिन क्या कहते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये थी इसकी पूरी प्यूरिन्स की आपकी डिग्रेडेशन, और पीछे मैंने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बता दी थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल्स हैं। क्लिनिकल्स में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गाउट, एक है आपकी एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, और एक है आपकी प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज जो पीएनपी उस एंजाइम की डेफिशिएंसी। सबसे पहले हम गाउट पढ़ लेते हैं क्योंकि गाउट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाउट होता क्या है कि जब भी यूरिक एसिड जो इसका एंड प्रोडक्ट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, जब यूरिक एसिड की कहते हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी ब्लड में, तो उसके कहते हैं उस डिसऑर्डर को हम कहेंगे गाउट। और ये होता है कि दो कॉजेज़ की वजह से होता है, या तो ओवर प्रोडक्शन हो रही हो यूरिक एसिड की, या अंडर एक्सक्रीशन हो रही हो यूरिक एसिड की। मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर एक्सक्रीशन की वजह से ही होते हैं। फिर जो यूरिक एसिड होते हैं वो अपने मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में और सॉफ्ट टिश्यूज में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपको गाउटी आर्थराइटिस भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें एक खास बात ये याद रखनी है कि जब भी यूरिक एसिड का लेवल बड़ा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि गाउट हो, लेकिन जब भी गाउट होगा तो ज़रूरी है कि यूरिक एसिड का लेवल उसमें साथ बड़ा हो। ये बाद में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जब भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो गाउटी है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी कि जब भी गाउट होगा तो उसमें आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें मैंने कहा था कि इसमें जो मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल्स हैं वो आपके डिपॉजिट हो जाएंगे जॉइंट्स में, और क्या कहते हैं आपके कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ में, और कुछ नोडुलर मैसेस की फॉर्म में आपके मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल्स आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टॉफी, विच इज़ TOPH5, उसको हम टोफेशियस गाउट कहते हैं। ये इन्होंने क्लिनिकल पिक्चर भी दिखाई हुई है टोफेशियस गाउट की, ये हम फिंगर में देख सकते हैं, ये स्वेलिंग हुई हुई है क्योंकि यहाँ पे ये मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल डिपॉजिट हुए हैं। और गाउट का जो भी पेशेंट आएगा वो प्रेजेंट कैसे करेगा, उसका जो फुट का जो उसका बिग फुट होगा, जो आपका टो होता है उसमें जो बिग फुट होगा एज इन जो बिग टो फिंगर होगी वो इस तरह सबसे ज़्यादा स्वेल हुई भी होगी। वो एक आकी क्या कहते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है गाउट की। और गाउट चेक करने के लिए हम करते क्या हैं, क्योंकि मैंने बात बताई कि ज़रूरी नहीं कि जब भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो तो गाउट ही हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि जब भी गाउट हो तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा होगा। इसको चेक करने के लिए हम इस प्रोसेस के थ्रू हम आर्थ्रोसेंटेसिस करते हैं। होता क्या है इसमें जॉइंट्स के अंदर जो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है जिधर आपके क्या कहते हैं जॉइंट्स में जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पे हम एक नीडल डालते हैं, एंड देन इस नीडल के थ्रू हम जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको लेते हैं, देन उसमें चेक करते हैं कि उसमें मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल्स मिल रहे हैं या नहीं। अगर मिलते हैं तो देन वी कैन क्या कहते हैं कंफर्म कि इट इज गाउट। तो गाउट की मैंने दो कंडीशंस बताई थी, होता है किसकी वजह से, या तो ओवर प्रोडक्शन या अंडर एक्सक्रीशन। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम अंडर एक्सक्रीशन हो रही होती है, और अंडर एक्सक्रीशन के फर्दर पे प्राइमरी कॉजेज हैं और सेकेंडरी कॉजेज हैं। प्राइमरी कॉज अंडर एक्सक्रीशन का क्या है, अभी तक से एक अनआइडेंटिफाइड है, कोई भी इनहेरेंट एक्सक्रीटरी डिफेक्ट हुआ हो जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो एक्सक्रीट ना हो पा रहा हो। और इसका सेकेंडरी कॉज क्या है कि कोई भी किडनी क्या कहते हैं इस तरह हैंडल करती है यूरिक एसिड को, उसकी वजह से जो यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट ना हो पा रहा हो। उसमें उन्होंने एक जो क्या कहते हैं मेन चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है कि जो आपका लैक्टेट है, जो लैक्टिक एसिड है वो बढ़ा हुआ होगा आपकी बॉडी के अंदर किसी भी कंडीशन की वजह से। तो होगा क्या, जो लैक्टिक एसिड है वो किडनी में आपका यूरिक एसिड के साथ कंपीट करता है, जिसकी वजह से किडनी क्या करती है लैक्टिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर देती है और यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराने लगती है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराती है तो उसकी वजह से जो यूरिक एसिड है उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाते हैं, जिसको हम हाइपोयूरिसीमिया कहते हैं, और जिसकी वजह से बंदे को गाउट हो जाता है। और दूसरे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं कि या तो आप बंदा जो भी पेशेंट है वो थायराइड डायरेटिक्स ले रहा है, उसकी वजह से उसकी जो यूरिक एसिड है उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही, या वो किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहा हो जहाँ पे लेड की ज़्यादा क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन हो इन्वायरमेंट में, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटिंग गाउट। ये थी क्या कहते हैं अंडर एक्सक्रीशन की कॉजेस। ठीक है, अब इसकी ओवर क्या कहते हैं
इसकी ओवर प्रोडक्शन की कॉजेज क्या होती हैं गाउट की, कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशंस हो जिसमें जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो रहा हो, उसमें क्या होगा, एक तो इडियोपैथिक होता है, प्राइमरीली जब इडियोपैथिक होता है। दूसरा जो आपका पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम था, जो कि सबसे पहला एंजाइम था, ये वाला क्या कहते हैं रेट लिमिटिंग था, इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से होता क्या है, पीआरपीपी की ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्शन हो जाती है। जब पीआरपीपी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो यानी ये पीआरपीपी अपने डिनोवो पाथवे या थ्रू सेल्वेज पाथवे क्या कहते हैं ज़्यादा प्यूरिन्स को प्रोड्यूस कराएगा, जिसकी वजह से आपके जब प्यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी फिर वो ज़्यादा कैटाबोलाइज हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगी और जिसकी वजह से आपको गाउट हो जाएगा। दूसरा हमने एक लेशनेहान सिंड्रोम पढ़ा था, इसमें क्या होता है एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो क्या कहते हैं ग्वानिन और हाइपोजेंथीन होंगी ये फिर क्या कहते हैं चली जाएंगी डिनोवो सिंथेसिस में, डिनोवो सिंथेसिस के थ्रू वो प्यूरिन्स प्रोड्यूस करेंगी। जब प्यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होंगी प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, तो उससे फिर वो जब ज़्यादा कैटाबोलाइज होंगे तो वो कन्वर्ट होते रहेंगे यूरिक एसिड में, जिसकी वजह से अगेन हमको ने इसमें भी देखा था लेशनेहान सिंड्रोम में आपको हाइपर यूरिसीमिया होगा और उसमें हमको क्या कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस हो जाएगा, उसमें भी गाउट हो जाएगा। और ओवर प्रोडक्शन की सेकेंडरी कॉजेज क्या हैं कि जो प्यूरिन्स हैं उनकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो। अगेन जब प्यूरिन्स की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो वो अपने डिनोवो और सेल्वेज पाथवे में ज़्यादा जाएंगी, जिसकी वजह मोस्टली डिनोवो में जाएंगे क्योंकि डिनोवो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा कॉमन होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इनकी अगेन वही स्टोरी ज़्यादा प्रोडक्शन है तो उनकी फिर ज़्यादा डिग्रेडेशन होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। एक और डिजीज जिसको हम कहते हैं वॉन गर्टिस डिजीज, इसमें क्या होता है जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो राइबोस 5 फॉस्फेट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है। जब राइबोस 5 फॉस्फेट ज़्यादा होगी तो होगा क्या, अगेन राइबोस 5 फॉस्फेट ज़्यादा है यानी आपका ज़्यादा पीआरपीपी बनेगा। जब ज़्यादा पीआरपीपी बनेगा देन अगेन वो स्टोरी ज़्यादा प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, जब वो ज़्यादा कैटाबोलाइज हो जाएंगे तो फिर आपका यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि वी नो कि ये जॉइंट्स में जाके जो मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल्स हैं ये वहाँ जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यू में जाके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रोकने के लिए हम इसकी ट्रीटमेंट में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देते हैं, जिसमें कॉल्चिसिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका कॉल्चिसिन कराता क्या है कि ये जो यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट बात है इसको याद रखनी, कॉल्चिसिन जो यूरिक एसिड के लेवल्स है उनको चेंज नहीं करेगा, मतलब यूरिक एसिड के लेवल को कम या ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। ये करेगा क्या, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को रोकेगा। कैसे रोकेगा, क्योंकि हमने देखा जो मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल्स है वो जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होके आपका क्या कहते हैं जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है वो करवाते हैं। कैसे करवाते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी नो जो न्यूट्रोफिल्स और जितने भी आपके सेल्स हैं वो वहाँ जाके कीमोटैक्टिक एजेंट्स जो हैं वो वहाँ पे जाके फिर अपना इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करते हैं। तो उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रोकने के लिए हम कॉल्चिसिन देते हैं। कॉल्चिसिन क्या कराएगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो आपकी न्यूट्रोफिल्स होंगे वो इस साइड तक जा नहीं पाएंगे तो फिर वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। इसलिए हम ये देते हैं, ये यूरिक एसिड के लेवल को कम या ज़्यादा नहीं करेगा। उसके अलावा हम कुछ स्टीरॉयडल और नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स दे सकते हैं। स्टीरॉयडल में आपकी प्रेडनिजोन आ जाती है, नॉन स्टीरॉयडल में आपका इंडोमेथासिन आ जाता है। नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स भी नो कि जब हम ये देंगे तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन का पाथवे होता है उसको इनहिबिट करा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ जो प्रोस्टाग्लैंडिन थे जिनका काम था कि कहते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करना वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अगेन आपका क्या कहते हैं जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो कम हो जाएगा और जो भी बनता है उसमें फिर कम स्वेलिंग और कम पेन होगी। उसके अलावा हम ट्रीटमेंट में कुछ यूरिकोशोरिक एजेंट्स दे सकते हैं। यूरिकोशोरिक एजेंट्स कौन से होते हैं, ये वो एजेंट्स होते हैं जो यूरिक एसिड की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन कराते हैं और कम से कम रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। इसमें प्रोबेनिसिड आ जाता है और आपका सल्फिनपायरेजोन आ जाता है, ये दो आपके यूरिकोशोरिक एजेंट्स हैं। और उसके अलावा फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स देते हैं, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एनालॉग है जिसका नाम है एलोप्यूरानोल। एलोप्यूरानोल क्या करेगा, ये आपका ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो इसको कंपेटिटिवली इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है जो हाइपोजेंथीन और कभी कभी ज़ैंथीन के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा ब्लड के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर हाइपोजेंथीन और ज़ैंथीन क्या करेंगे, ये क्योंकि मोस्ट सॉल्युबल कंपाउंड है तो ये डायरेक्टली यूरिन में चले जाएंगे, यूरिन के थ्रू स्ट्रीट आउट हो जाएंगे, यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिससे अगेन वो जो पूरा गाउट का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। और क्या होगा, जो पेशेंट्स जिनमें क्या कहते हैं हाइपोजेंथीन बढ़ा हुआ होगा इस एंजाइम के इनहिबिट होने की वजह से, और उन पेशेंट्स के अंदर अगर एचजीपीआरटी जो एंजाइम था वो नॉर्मली काम कर रहा हुआ तो होगा क्या कि हाइपोजेंथीन फिर सेल्वेज होके चली जाएगी, अपने क्या कहते हैं आईएमपी में कन्वर्ट हो जाएगी। जिन पेशेंट में एचजीपीआरटी सही से काम कर रहा हुआ, जिन पेशेंट को हमने एलोप्यूरानोल दिया था। तो ये थी पूरी गाउट की ट्रीटमेंट। ये हम पढ़ भी लेते हैं, डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरयूरेसीमिया विद रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट आर्थराइटिक जॉइंट इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल, जो मैं बता चुका हूँ। इन गाउट हाइपरयूरेसीमिया रिजल्ट्स प्राइमरी फ्रॉम अंडर एक्सक्रीशन
of uric acid overproduction is less common and known causes involve certain inborn errors of metabolism, increase availability of purines. ठीक है, क्रिस्टल डिपॉजिट जिसको हम टोफी कहते हैं, मे बी सीन। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि कभी कभी किडनी में भी ये यूरिक एसिड के कहते हैं आपका जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बन जाएंगे, जिसको हम यूरोलिथेसिस कहेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? एलोपिरानोल इनहिबिट xanthine ऑक्सीडेज रिजल्टिंग इन एक्युमुलेशन ऑफ हाइपोजेंथीन एंड xanthine कंपाउंड्स मोर सोल्यूबल, तो ये डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। उसके अलावा दो और जो डिजीजेस हैं, इसमें हम एक पढ़ते हैं एडिनोसिन डिअमाइनेज डेफिशिएंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी कहते हैं इसको। और इसको ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम देखेंगे टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल, तीनों सेल जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के, वो सबसे ज़्यादा कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनकी डिप्लीशन हो जाती है, लिम्फोसाइटोकिनिया हो जाता है। तो जब ये तीन सेल्स जो मेन आपके इम्यूनिटी के हैं, टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल, जब यही नहीं होंगे तो उसकी वजह से होगा क्या? जो चिल्ड्रन होगा इट यूजली डाइज बिफोर एज ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि उसमें कोई क्या कहते हैं इम्यूनिटी आ नहीं पाएगी। उसको क्या कहते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहेंगे और ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन होते रहेंगे, और इन्हीं इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम बोन मैरो थेरेपी दे सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, या फिर जीन थेरेपी दे सकते हैं। इसी तरह की एक और डिजीज होती है जिसमें पीएनपी डेफिशिएंसी हो जाती है। पीएनपी जो पूरी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, इसकी डेफिशिएंसी में क्या होता है कि इसके सिम्टम्स भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस वाली डेफिशिएंसी में सिर्फ टी सेल अफेक्ट होते हैं। जो टी सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, लेकिन जो बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स हैं उनकी क्या कहते हैं डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से जो उस पेशेंट की, जो चाइल्ड की जो वो होती है आपका क्या कहते हैं इम्यूनिटी होती है, वो इतनी डिग्रेडेड नहीं होती जितनी इस वाली क्या कहते हैं सिंड्रोम में हुई भी होती है। और इसको हम सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज इसलिए कहते हैं, कंबाइंड इसलिए क्योंकि इसमें तीनों जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो आपके प्रेजेंट नहीं होते, लिम्फोसाइटोकिनियस में होता है। सो दैट वाज इट। आई होप कि इसकी समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।